तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेविल गॉड ने युनची और मिस किंग युई दोनों को टेलीपोर्ट करके कैंग्यू कॉन्टिनेंट पर भेज दिया था, जहाँ पर युनची का पिछला जन्म गुजरा था और युनची की मुलाकात सोलिंगर से हो जाती है, जो कि पिछले जन्म में युनची की वाइफ हुआ करती थी। युनची तो मिस सोलिंगर को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलिंगर और उसका फादर युनची और मिस किंग युई को अपने साथ अपने टाइसो सेट ले आते हैं, जहाँ युनची ने मिस किंग युई को जल्दी से ठीक करने के लिए उसे बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर खिला दिया था, जिसे एब्सॉर्ब करने की वजह से मिस किंग युई का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो एम्परर प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सू हैंगशेंग को परेशान करने के लिए ब्लैकवुड कैसल के लोग आए हुए थे, जिनके साथ टाइसो सेट के ग्रेट एल्डर ने भी हाथ मिला लिया था। और युनची मास्टर सू हैंगशेंग की मदद करने के लिए मैदान में कूद आता है, जहाँ पर वह बताता है कि मैं मास्टर सू हैंगशेंग का दामाद हूँ। ये कहते हुए उनके लिए फाइट करने लगा, जहाँ युनची जब हारने लगता है तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस किंग युई भी वहाँ पर आ गई थी, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर थी। वो युनची के कहने पर ब्लैकवुड कैसल के लीडर को चांस से मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनची ने सोलिंगर के साथ काफी अच्छा समय गुजारा और 48 घंटे पूरे होने के बाद अब इन लोगों के वापस जाने का समय आ गया था, जहाँ रास्ते में युनची को जानने को मिलता है कि वो जिसे सिर्फ एक इल्यूजन समझ रहा था, असल में वो सब कुछ सच्चाई थी और वो रीइंकार्नेशन मिरर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा भी वहाँ पर जा सकता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ युनची किसी भी हाल में वापस कैंग्यू कॉन्टिनेंट जाना चाहता था। इसलिए वो जैस्मिन से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ जैस्मिन, आखिर मैं रीइंकार्नेशन मिरर को दोबारा से एक्टिवेट कैसे करूँ? जिस पर जैस्मिन युनची को बताती है कि रीइंकार्नेशन मिरर को 20 साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बात युनची एक्सेप्ट नहीं करता, वो 20 साल इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो जैस्मिन से कहता है जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता भी होगा। जिस पर जैस्मिन युनची को बताती है कि हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओ, इतने ताकतवर की इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हो तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तब तुम्हारे पास ये एबिलिटी आ जाएगी कि तुम वापस से कैंग्यू कॉन्टिनेंट जा सको। जो सुनकर युनची भी शांत हो गया था और वो वापस से टेलीपोर्ट होते हुए सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची आ जाता है, जहाँ पर युनची कह रहा था कि हाँ जैस्मिन, तुमने सही कहा, अगर मुझे सोलिंगर से दोबारा मिलना है तो मुझे उसके लिए खुद को ताकतवर करना होगा। तभी अचानक किंग युई भी वहाँ पर आ गई, जो कि युनची से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? युनची जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे माफ कर देना, मैं बस थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किंग युई तभी अचानक युनची का शुक्रिया अदा करने लगी, जो सुनकर युनची सरप्राइज हो गया और वो किंग युई से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? इस पर किंग युई जवाब देते हुए कहती है कि मैं सुप्रीम पावर हासिल करना चाहती थी और अगर तुम ना होते तो आज के दिन मैं यहाँ पर कभी भी ना पहुँच पाती। जो सुनकर युनची मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा क्लोज है, तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी शुक्रगुजार हो तो तुम शुक्रिया के बदले मुझे एक स्माइल करके दे सकती हो, क्योंकि मैं इतने अरसे से तुम्हें जानता हूँ और आज तक मैंने तुम्हें स्माइल करते नहीं देखा। जो सुनकर किंग युई भी मान गई थी और वो युनची को मुस्कुरा कर देखा, जहाँ किंग युई काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। युनची भी उसे प्यार से देख रहा था, इसलिए किंग युई शर्माते वहाँ से जाने लगी। युनची पीछे से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे मुझे ये जानना है कि आखिर तुम्हें सुप्रीम पावर्स क्यों हासिल करनी है? पावर्स को हासिल करने के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो? जिस पर मिस किंग युई जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ दोबारा जाकर मिलना है। ये सुनकर युनची थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो मिस किंग युई से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या उस फैमिली में मैं भी हूँ? इस पर मिस किंग युई जवाब देते हुए कहती है कि पहले तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे, बस तुम मेरे लिए रास्ते में मिलने वाले एक मुसाफिर जैसे थे, लेकिन अब तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स है उनकी वजह से मुझे डर है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए खालीपन महसूस ना करूं, क्योंकि जल्दी एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन मैं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चली जाऊंगी और कभी भी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। इस बात ने तो युनची और मिस किंग युई दोनों को उदास कर दिया था। यहाँ ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक युनची कहता है कि लगता है कि सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची के क्लोज होने का समय पूरा हो गया और इसी वजह से हम देखते हैं कि सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची यहाँ पर बारी बारी करके अंदर मौजूद सब लोगों को टेलीपोर्ट करके वापस से बाहर की तरफ भेज रही थी, जहाँ टियांजियांग मैनोर के सुप्रीम एल्डर लिंग कुन भी मौजूद थे। फेंग जुई चेन और लॉर्ड किन दोनों जख्मी हालत में यहाँ सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची से निकलकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ लॉर्ड किन को तो युनवा ने संभाल लिया था। तभी अचानक वहाँ पर ज़ूरोन भी आ गई, जो कि लॉर्ड किन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर युनची कहाँ पर है। उसे युनची की फिक्र हो रही थी। यहाँ पर मास्टर लिंग कुन को भी मालूम हो जाता है कि जरूर सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर में अंदर से मास्टर लिंग यूफेंग आ जाते हैं, जो कि मास्टर लिंग कुन को बता रहे थे कि वहाँ पर एक प्रोफाउंड मिस्टिक स्टेज का बीच था और उसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ स्काई बर्निंग सेट के तीनों एल्डर्स भी निकलकर बाहर की तरफ आ गए थे, जहाँ एल्डर फैन मूले तो गुस्से के साथ मू टियानबाई को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे सेकंड यंग मास्टर फेंग जुबाई को मू टियानबाई ने जान से मारा है। तभी अचानक फेंग जुई चेन यहाँ अपने एल्डर के पास आते हुए कान में सब कुछ बता देता है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था और कैसे युनची की वजह से फेंग जुबाई जान से मारा गया। अब एल्डर फैन मूली को युनची पर गुस्सा रहा था। वो अपने साथियों से कहता है
कि हम अपने लीडर को आखिर क्या जवाब देंगे। जैसे ही युनची बाहर आए हम उसे संभलने का मौका भी नहीं देंगे और फौरन उस पर हमला करके उसे जान से मार डालेंगे। ये तीनों एल्डर आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ मिस ज़ूरोन को युनची की फिक्र हो रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची और मिस किंगयुई आखिर में सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची से सही सलामत निकलकर बाहर आ जाते हैं। जहाँ युनची को देखकर तो ज़ूरोन खुश होते हुए अभी उसकी तरफ भागने लगी थी कि तभी अचानक पीछे की तरफ हम देखते हैं कि इन तीनों एल्डर्स ने एक पावरफुल अटैक रेडी कर लिया ताकि ये लोग युनची को जान से मार सके। लेकिन उस अटैक के सामने में ज़ूरोन आ रही थी, जो देखकर युनची फुर्र से जंप करते उस अटैक के सामने आकर क्लाउड एंड सन सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। ये सीलिंग बैरियर का इस्तेमाल करते हुए खुद को और मिस ज़ूरोन को प्रोटेक्ट कर रहा था। मास्टर फैनमूली ये देखकर युनची को खत्म करने के लिए फुर्र से हवा में जंप करके कहता है कि लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते उसने एक और जायंट अटैक रेडी कर लिया था। वो स्काई प्रोफाउंड स्टेज का कल्टीवेटर है, इसलिए उसका अटैक युनची के लिए डेंजरस हो सकता है। तो देखकर सब लोग युनची के लिए परेशान हो गए थे, लेकिन मिस किंगयुई युनची को कुछ भी होने नहीं देती, बल्कि वो जंप करते हुए फौरन से यहाँ उस अटैक को रोकने के लिए सामने आ जाती है। जहाँ मिस किंगयुई को रोकने के लिए उसकी मास्टर कह रही थी कि ऐसा मत करो, तुम जानती हो ना कि वो स्काई प्रोफाउंड स्टेज के पीक पर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि मिस किंगयुई यहाँ पर अपने आइस लोटस का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ यहाँ पर मास्टर फेंगमूली को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने कई सारे आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए स्काई बर्निंग सेट के बाकी के एल्डर्स को भी इंजर्ड कर दिया था। जो नजारा देखकर तो सब लोग ही शौक हो गए कि मिस किंगयुई ने अकेले ही स्काई बर्निंग सेट के 3 एल्डर्स को इंजर्ड कर दिया, यानी कि उसकी कल्टीवेशन एम्परर प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसे किंग मिस्टिक स्टेज भी कहा जाता है। जो देखकर तो उसकी मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो किंगयुई के पास आकर सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ, जिस पर मिस किंगयुई सब कुछ बता देती है कि कैसे सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची में मेरी जान खतरे में आ गई थी। तब युनची ने अपने बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर को मुझे दे दिया। ये जानकर तो वो काफी ज्यादा शौक हो गई थी, क्योंकि इतना सारा कीमती ट्रेजर आखिर कोई किसी को कैसे दे सकता है। इवन कि लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या युनची बेवकूफ है, इतना कीमती सुप्रीम ट्रेजर तो हम अपने बाप को भी ना दे। यहाँ युनची कह रहा था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो बस छोटी सी बात है। लेकिन मिस किंगयुई की मास्टर जानती थी कि ये छोटी बात नहीं, इसलिए वो युनची से कहती है कि तुम हमारे ऑनर्ड गेस्ट हो, अगर तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट हो जो कि हमारे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के रूल्स को ब्रेक ना करे तो हम उसे यकीनन पूरा करेंगे, तुम बता सकते हो। जो सुनकर तो युनची भी खुश हो गया था, उसके मन में शायद कोई बात है और वो यहाँ पर कहने लगा था। पर तभी अचानक पीछे से मास्टर फेंगमूली की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि युनची तुमने हमारे स्काई बर्निंग सेट के सेकंड यंग मास्टर को जान से मारकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जो सुनकर युनची हंसते हुए जवाब देकर कहता है क्या है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि फेंगच्यू बाई को मैंने नहीं मारा, बल्कि उससे मारने वाला तो मु टियानबाई था, उसकी बॉडी पर सोल मार्क तो लगा हुआ था। तुम्हें तो सबसे पहले ये बात मालूम हुई होगी, बल्कि उल्टा इंसाफ तो मुझे चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फेंगच्यू बाई और फेंगच्यू चैन ने मु टियानबाई के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया और मुझे जान से मारने की कोशिश किया। अगर मिस किंगयुई यहाँ पर ना होती तो शायद अब तक मैं मारा गया होता। जो सुनकर तो कैंगफेंग मिस्टिक एकेडमी के लॉर्ड किन फुर्र से यहाँ पर मास्टर लिंग यूफेंग के पास आते हुए कहते हैं कि प्लीज आप ही हमारे लिए इंसाफ कीजिए। मास्टर लिंग यूफेंग भी यहाँ पर मिस किंगयुई से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है, जिस पर मिस किंगयुई ने हाँ में जवाब दिया। जो सुनकर मास्टर यूफेंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बताओ आखिर इसके बाद भी तुम लोगों को कुछ बात कहनी है। फेंगच्यू चेन युनची पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी ये बातें युनची तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तभी अचानक मास्टर लिंग को गुस्सा होते हुए कहता है कि सब खामोश हो जाओ, ये मेरा टियांचेंग मेनोर है, यहाँ पर मुझे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। जब तक तुम लोग यहाँ पर हो यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। और जब यहाँ से बाहर चले जाओ उसके बाद तुम लोगों की अपनी मर्जी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अब मास्टर फेंगमूली को भी मजबूरन ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि मास्टर लिंकुन काफी जरा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिंकुन यहाँ पर मौजूद मास्टर यूफेंग से कहता है कि हम लोगों को डीमन सीलिंग रिचुअल जल्दी परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए ये लोग टियानवी सो डोमेन की तरफ जाने लगे। बाकी के सब लोग भी इन्हें फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि ये डीमन सीलिंग रिचुअल बहुत ही जरा रेयर फिनोमिना है, जैसे ये सब लोग विटनेस करना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे की तरफ लिटिल फेरी मिस किंगयुई से कह रही थी कि तुम डीमन सीलिंग रिचुअल को देखने के लिए मत जाओ, बल्कि तुम अभी एम्परर मिस्टिक प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंची हो, पहले तुम अपने कल्टिवेशन स्टेज को स्टेबल करो। जिस पर मिस किंगयुई एग्री हो गई थी और ये लोग वहां से जाने लगे। यहीं पर मौजूद मिस ज़ूरोन युनची से कह रही थी कि युनची स्काई बर्निंग सेट दोबारा तुमसे गुस्सा हो चुका है, मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। जिस पर युनची हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं खुद देख लूंगा, और वैसे भी मैं जब तक टियांचेंग मेनोर में हूँ वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक बार ये डीमन सीलिंग रिचुअल खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से लिवियो सिटी लेकर जाऊंगा, ताकि मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा और अपनी आंट से मिलवा सकूं। वो तो ये जानकर ही शौक हो जाएंगे कि तुम एक प्रिंसेस हो। युनची की फैमिली से मिलने का सुनकर तो यहाँ ज़ूरोन भी शर्माने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग टाइविस सो डोमेन की तरफ जाने लगे, जहाँ डीमन सीलिंग रिचुअल परफॉर्म होगा।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को सोर्ड राइडिंग प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तलवार थी और मास्टर लिंकन बताता है कि इस तलवार को जिंगटियान कहा जाता है। 100 साल पहले जब डीमंस के साथ हमारी जंग हुई थी, तब और ग्रेट होली लैंड्स ने डीमन किंग को बंदी बनाकर यहाँ पर कैप्चर कर लिया था और ये जिंगटियान तलवार तब से इस सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन को लगातार पावर देती जा रही है। ये डीमन किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये किसी दिन आजाद हो गया तो ये पूरे के पूरे टियानजुआन कॉन्टिनेंट में तबाही मचा देगा। यही वजह है कि हमारा टियानवी सोर्ड डोमेन हर 20 साल में सोर्ड फॉर्मेशन सील को ताकतवर करने के लिए आ जाता है। इसे ही डीमन सीलिंग रिचुअल कहा जाता है। 20 साल पहले इस डीमन किंग को छुड़वाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग घुसपैठ करके आ गए थे। मैं नहीं चाहता कि वैसा हादसा दोबारा कभी हो। मैं चाहता हूँ कि डीमन किंग का चेहरा तुम लोग अच्छे से देख लो, ताकि अगर कोई भी इस तरह के बंदे की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए तो आप उसके बारे में फौरन से टियानजियांग मैनोर को खबरदार कर दे। जो सब कहते हुए मास्टर लिंकन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सील का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया था, जिसके दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, ओल्ड मॉन्स्टर, आखिरकार इतने अरसे बाद तुम मुझसे दोबारा मिलने के लिए आ ही गए। जो कहती है अंदर की तरफ से काफी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी तेजी से बाहर की तरफ आने लगी, जिसे महसूस करके तो ये सब लोग घबरा गए थे और वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि 100 साल से ये बंदा यहाँ पर सील्ड है। पिछले 100 साल से इस बंदे ने कुछ भी खाया पिया नहीं, फिर भी इसका प्रेशर इतना ज्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिंकन भी यहाँ पर उस डीमन किंग से कहने लगा कि हाँ, हम काफी अरसे बाद मिले हैं, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। तुम्हारी कुर्सी से हटने के बाद जो अगला डीमन एम्परर बना था, उसने तुम्हें बचाने का ऑर्डर दिया, लेकिन ये जल्दबाजी उसे महंगी पड़ गई और वो हमारे हाथों जान से मारा गया। जो सुनकर तो डीमन किंग काफी जरा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस पर लिंकन हंसते हुए कहता है कि हाँ, बस ख्वाब देखते रहो, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। जो कहते हैं मास्टर लिंकन यहाँ जिंगटियान तलवार की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस सीलिंग फॉर्मेशन को और ज्यादा ताकतवर करने लगा, जिससे डीमन किंग की ताकत कम हो रही थी। साथ ही साथ लिंकन उसे और जरा गुस्सा दिलाते हुए कह रहा था कि हाँ, मैं तुम्हें एक और अच्छी खबर सुनाना भूल गया। 20 साल पहले तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू भी तुम्हें बचाने की कोशिश में यहाँ पर आए थे, लेकिन हमने उन्हें बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। जो सुनकर तो डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, आखिर मेरे बेटे के साथ क्या किया। जो बोलते हुए काफी जरा गुस्सा हो रहा था। लिंकन उसे और जरा गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि हाँ, वो इतने बुरी तरीके से घायल हो चुके थे कि उनके जिंदा बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीनन वो किसी न किसी कोने में जाके मारे गए होंगे, उनकी तो लाश भी नहीं मिली। साथ ही तुम्हारी बहू की पेट में तुम्हारा पोता भी था, जो भी उनके साथ साथ मारा गया। तुम्हारी सारी फैमिली खत्म हो गई। ये सुनकर तो डीमन किंग, जिसका नाम युन चेंगहाई था, वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए एक पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए लिंकन पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिंकन ने आसानी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यह प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाकी के सब वॉरियर्स ये देखकर घबराने लगे थे। मास्टर लिंग यूफेंग उन्हें समझाते हुए कहता है कि आप लोग बिला वजह परेशान मत हो, यहाँ पर सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन लगी हुई है, जिसकी वजह से दरवाजे के बाहर इस डीमन किंग की मिस्टिक एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। ये तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और यहाँ पर मुझे उनमें ज़ूरोन जानती है कि युनबा काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो युनबा से कहती है कि युनबा तुम कमजोर हो, इसलिए अपना ध्यान रखना, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। जिस पर युनबा कहता है कि आखिर मुझे क्या ही हो सकता है, देखो यहाँ पर कितनी ग्रेट सोर्ड फॉर्मेशन लगी हुई है, इसके होते हुए ये डीमन हमें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिंकन अब इस फॉर्मेशन को दोबारा से सील करने लगा था, जहाँ वो धीरे धीरे करके जिंगटियान को नीचे की तरफ लाने लगा। अंदर की तरफ डीमन किंग भी गुस्से के साथ झटपटा रहा था, जहाँ वो गुस्से में कह रहा था कि कमीनो, मैं तुम्हें जाल से मार डालूंगा, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सब बोलते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने एक हाथ आजाद करवा लेता है और हम देखते हैं कि उसने फौरन से एक पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ मौजूद उन वॉरियर्स पर हमला कर दिया। यहाँ पर मुझे सारे के सारे वॉरियर तो अपनी बॉडी के आसपास सीलिंग बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, सिवाय युनबा के, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर था। और हम देखते हैं कि वो पाम अटैक युनबा को पकड़ते हुए यहाँ दरवाजे के अंदर की तरफ खींचने लगा। युनबा चूंकि युनची का साला था, इसलिए युनची उसे जाने नहीं देता, बल्कि युनची भी भागते भागते फौरन से जंप करते हुए यहाँ युनबा का पैर पकड़ लेता है। मिस ज़ूरोन को अंदर जाने से लॉर्ड किन ने रोक लिया था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दरवाजे के अंदर ये सक्शन पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सामने की तरफ जो डीमन किंग भी गुस्से में आकर अपने अटैक को रेडी कर चुका था। जैसे ये दोनों उसके पास पहुंचेंगे, वो फौरन इन दोनों पर हमला कर देगा। युनची ये तो जानते रहे कि वो खुद नहीं बच सकता, लेकिन एटलीस्ट वो युनबा को तो बचा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि युनची ने फौरन से अपने डेविल गॉड की पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया, जिससे युनची की ताकत इंक्रीज हो गई और वो यहाँ युनबा को पैर से पकड़ते हुए घुमाकर तीसरे से दरवाजे के बाहर पटक देता है। युनची का बस ये करना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची खुद डीमन किंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है और हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन युनची को हिट कर देता है। इस अटैक से हिट होते युनची खून की उल्टियां करने लगा, उसका खून निकलते हुए दरवाजे के बाहर तक पहुंच जाता है और युनची की आंखें बंद हो गई, उसकी बॉडी धीरे से नीचे की तरफ गिरने लगी। ज़ूरोन, युनबा सब लोग ये देखकर शॉक हो गए थे। वो सब युनची का नाम चिल्लाते और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी और हम देखते हैं कि दरवाजा बंद हो गया। वहीं की तरफ ज़ूरोन फौरन से एल्डर लिंकन के पास आते हुए कहती है कि एल्डर लिंकन प्लीज ये दरवाजा खोलिए, अब
को युनची को बचाना होगा, जबकि युनबा भी यहाँ पर सीनियर लिंकुन से भीख मांग रहा था कि प्लीज बॉस को बचा लीजिए। लेकिन एल्डर लिंकुन कहता है कि जिंगटियान सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन को ओपन करना इतना भी आसान काम नहीं, और अगर हम किसी तरीके से इस फॉर्मेशन को ओपन करने में कामयाब भी हो जाते हैं तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया युनची जिंदा नहीं बचा, वो मर चुका है। ये बात तो सुनते ही ज़ोरोन के होश उड़ गए थे और वो उसी लम्हे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेस्ट रूम में जहाँ मिस किंग यूई अपने कल्टिवेशन लेवल को स्टेबल कर रही थी और लिटिल फेरी उसकी मदद कर रही है, तभी अचानक वहाँ पर एक और डिसाइपल आ गई जो कि लिटिल फेरी को बताती है कि युनची मर चुका। जो सुनकर तो लिटिल फेरी सदमे में चली गई थी और वो हैरान होते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, युनची कैसे मर सकता है। और ये कहती वो फौरन से भागते उसी सोर्ड राइटिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगी। पीछे की तरफ मिस किंग यूई भी अपनी आंखें ओपन करके धीरे से खड़े होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। उसके भी पैरों तले जमीन निकल गई थी और इसलिए हम देखते हैं कि कमजोरी की हालत की वजह से वो अचानक नीचे की तरफ गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल फेरी भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ सोर्ड राइडिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, जहां वो सब लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा सीधा सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन डोर की तरफ जा रही थी। आंखों में आंसू लिए हुए उसे इस बात का भी यकीन नहीं आ रहा था युनची मर सकता है। वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही थी जहाँ उसे सामने युनची का खून दिया था। वो ये देखकर सदमे में कहती है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। और उसका दिमाग वाकई में ये एक झूठ बना देता है, क्योंकि तभी अचानक उसे अपने सामने एक इल्यूशन दिखाई दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि युनची उस दरवाजे से सही सलामत निकलता हुआ बाहर की तरफ आ गया था, जिसे देखकर लिटिल फेरी को दो पल की खुशी हो गई थी और वो युनची से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम नहीं मर सकते। दूसरी तरफ युनची भी कहता है कि मैं जानता रहा कि तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगी। जो सब कहते हुए युनची अपने बाहों को फैलाते हुए कहता है कि लिटिल फेरी या प्लीज मुझसे और जरा गुस्सा मत रहो। युनची बस ये कह ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक पामा अटैक आते हुए सीधे युनची को पकड़कर दरवाजे के अंदर की तरफ खींच लेता है और लिटिल फेरी उसे रोक नहीं पाती। ये सिर्फ एक इल्यूशन था। यहाँ लिटिल फेरी नीचे की तरफ गिर गई थी। सब लोग हैरानगी के साथ लिटिल फेरी को देख रहे थे कि आखिर इसे क्या हो गया। आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की एक और लड़की भी आकर लिटिल फेरी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। लिटिल फेरी उसे कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि अब उसे इस बात का यकीन होने लगा था कि युनची वाकई में मर चुका है। उसमें वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो कहती है कि तुम वाकई में मर गए, तुम कैसे मर सकते हो, तुम आखिर क्यों मर गए युनची, तुमने मुझसे वादा किया था। ये कहते हुए लिटिल फेरी जोरों के साथ चिल्लाती है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी खतरनाक आइस एनर्जी चारों तरफ अनलीश हो गई। सब लोग अपनी जान बचाते हुए लिटिल फेरी से थोड़ा दूर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल फेरी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में पहुंच चुकी थी, जहां वो गुस्से के साथ अपने आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करते उस दरवाजे पर हमला करने लगी और वो हमला करते हुए कह रही थी कि तुम नहीं मर सकते, तुम आखिर ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, चलो जल्दी बाहर आओ। क्या तुम अपने वादे को भूल गए? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा दिल जीतोगे और तुम मुझे ढूंढते हुए आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस आओगे और मुझे वहाँ से लेकर जाओगे। आखिर तुम अपने वादे को कैसे भूल सकते हो? तुम इस तरह के वादे करके कैसे मर सकते हो? और ये कहते हुए लिटिल फेरी पूरी तरीके से टूटकर इसी तरह लगातार उस दरवाजे पर हमला करती जा रही थी। सब लोग लिटिल फेरी की ये हालत देखकर काफी जरा हैरान थे। लिटिल फेरी धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही थी, जहाँ वो रोते हुए कह रही थी कि प्लीज बाहर आ जाओ युनची, अब मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी, तुम बाहर आ जाओ, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। जो बोलते हुए अपनी सारी एनर्जी आइस फिनिक्स में कन्वर्ट करते हुए तेजी के साथ उस दरवाजे पर हमला कर देती है। लेकिन इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी हम देखते हैं कि उस दरवाजे में एक क्रैक तक नहीं पड़ा। लिटिल फेरी तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सीनियर चू से रोकते हुए कहती है कि रुक जाइए प्लीज, ये जिंगटियान सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन है जिसे आप नहीं हिला सकती, ये सब करने का अब कोई फायदा नहीं, युनची ऑलरेडी मर चुका है, इस बात को आपको कबूल करना होगा। लिटिल फेरी जो कि ये सुनकर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और वो लगातार रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन अपने लिमिट पर पहुंचने की वजह से अचानक हम देखते हैं कि वो खून की उल्टी करके बेहोश हो जाती है, जिसे सीनियर चू ने संभाल लिया था। एल्डर लिंग यूफेंग भी ये देखकर परेशान होते हुए फौरन से कहते हैं कि जल्दी से मैडम डॉग जियोमी को बुलाओ, हमें लिटिल फेरी को गेस्ट रूम में डॉक्टर जियोमी के पास लेकर जाना होगा। जो सुनकर सीनियर चू बिल्कुल ऐसा ही करती है। इन लोगों के वहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे करके बारी बारी वहाँ से बाकी के लोग भी जाने लगे। आखिर में सिर्फ युनबा बचा था, जो कि युनची से माफी मांगते हुए कह रहा था कि बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कमजोरी की वजह से आप मारे गए, मैं खुद को इसके लिए कभी भी माफ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपसे वादा जरूर करता हूँ कि अब से मैं खुद को ताकतवर करूंगा, मैं दोबारा कभी भी कमजोर नहीं रहूंगा। ये सब कहते हुए युनबा भी वहाँ से चला गया। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गेस्ट रूम में डॉक्टर जियोमी लिटिल फेरी का इलाज करके उसके कमरे से बाहर आ रही थी, जहाँ बाहर की तरफ लिंग यूफेंग और सीनियर चू खड़ी थी। वो लोग डॉक्टर जियोमी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि बताइए कि आखिर लिटिल फेरी अब कैसी है, जिस पर डॉक्टर जियोमी जवाब देते हुए कहती है कि अब वो खतरे से बाहर है, बल्कि कुछ ही मिनटों में वो होश में भी आ जाएगी। जो सुनकर सीनियर चू और लिंग यूफेंग को थोड़ा सा सुकून आया, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर जियोमी कहती है पर उसका बच्चा मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा, क्योंकि ये लड़की ऑलरेडी मिस्टिक पावर ऑफ आइस का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसकी पूरी की पूरी बॉडी, वाइटल ऑर्गन सारे के सारे फ्रीजिंग कोल्ड है, उनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है और इसके पेट में मौजूद बच्चा ज्यादा देर तक उस
सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो लिंग यूफेंग और सीनियर चू दोनों ही शौक हो गए थे, जहाँ सीनियर चू कहती है कि आपको यकीनन कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि लिटिल फेरी कभी भी किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं आई, तो आखिर उसका बच्चा कैसे हो सकता है। और दोस्तों आप लोगों को तो याद होगा सीजन 1 में अज़ूर ड्रैगन केव के अंदर लिटिल फेरी और युनची के बीच बहुत कुछ हुआ था। दूसरी तरफ डॉक्टर ज्यूमी यहाँ सीनियर चू की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि मुझे मत सिखाओ, मैं डॉक्टर हूँ, पूरे 190 साल से मैं लोगों का इलाज कर रही हूँ, इतने लोगों को तुम जानती नहीं होगी जितने लोगों का मैंने इलाज किया है। जब मैंने कह दिया कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट है तो वो प्रेग्नेंट है, मैं गलत नहीं हो सकती। ये सब कहते हुए डॉक्टर ज्यूमी वहाँ से चली गई। सीनियर चू को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था और वो कहती है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, और वो भागते भागते फोन से लिटिल फेरी के पास आ गई, जहाँ वो देखती है कि लिटिल फेरी पहले ही होश में आ चुकी थी। और सीनियर चू यहाँ लिटिल फेरी को बताने की कोशिश करते हुए कहती है कि अभी डॉक्टर ज्यूमी ने हमें कुछ बताया। लिटिल फेरी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ वो सच कह रही है, मैं पहले से ही जानती हूँ। इस बात ने तो सीनियर चू को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि ये इनके आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के रूल के खिलाफ है। दूसरी तरफ लिंग यूफेंग भी यहाँ लिटिल फेरी से चूके प्यार करता था, इसलिए वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये बच्चा किसका है। लिटिल फेरी चूके उसकी कुछ भी नहीं लगती थी, इसलिए वो कहती है कि ये मेरा कमरा है और आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। जो सुनकर लिंग यूफेंग वहाँ से जाने लगा, जहाँ जाते जाते वो दरवाजे में रुककर कहता है कि कहीं ये बच्चा तुम्हारा और युनची का तो नहीं। लिटिल फेरी कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो कहती है कि मैंने कहा ना आपसे, प्लीज चले जाइए यहाँ से। जिस पर एल्डर लिंग यूफेंग को तो काफी जरा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ दूर से हम देखते कि एल्डर लिंग यूफेंग की बीवी भी ये सब देख रही थी और उसे अपने मियाँ और साथ ही साथ आइस क्लाउड पैलेस पर काफी जरा गुस्सा रहा है। अपने मियाँ पर तो इसलिए गुस्सा कर रही थी कि उसने उसके साथ बेवफाई की, जबकि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की लड़कियों पर वो गुस्सा हो रही थी कि ये इतनी खूबसूरत क्यों है। अभी ये काफी नहीं था, जब वो वहाँ से वापस जा ही रही थी तभी अचानक रास्ते में उसका बेटा उसके सामने आ जाता है, जो खुद भी काफी जरा उदास था। इसलिए मिस युआन उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर लिंग युन तुम्हें क्या हुआ, तुमने इस तरह का मुख क्यों बनाया हुआ है। लिंग युन जवाब देते हुए कहता है कि मदर, बचपन से ही मुझे तलवारों से काफी जरा लगाव था, कोई भी लड़की मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बन पाई। मुझे लगा था कि मैं कभी भी किसी लड़की से प्यार में नहीं पड़ सकता, पर आखिरकार जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ, वो लड़की जिसके बारे में मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम पहले ही जवाब देते हुए कहते हैं कि वो लड़की किंग यूई है ना, मैं जानती हूँ क्योंकि वो है ही इतनी ज्यादा खूबसूरत। फिक्र मत करो, मैं आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस में उसका रिश्ता तुम्हारे लिए लेने के लिए जरूर जाऊंगी। जिस पर लिंग युन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अब इसका कोई फायदा नहीं, काफी देर हो चुकी है। जो सुनकर लिंग युन याद करने लगा कि कैसे मिस किंग यूई को जाकर एक डिसाइपल ने बता दिया था कि तुम्हारे भाई युनबा को बचाने के चक्कर में युनची ने अपनी जान गंवा दी, कैसे उस डीमन ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए युनची को मौके पर ही जान से मार डाला। जो बात सुनकर तो मिस किंग यूई पूरी तरीके से टूटकर उसी सोर्ड राइडिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, जहाँ वो युनची के खून को देकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए साथ ही साथ युनची के साथ गुजारे हुए अपनी मेमोरीज को याद करने लगी, कैसे युनची ने पहली रात को मिस किंग यूई के सारे मेंटेरियंस को ओपन किया था, जिसकी वजह से मिस किंग यूई की कल्टिवेशन 10 गुना ज्यादा तेजी के साथ होने लगी। या फिर वो लम्हा जहाँ युनची ने मिस किंग यूई के हवाले अपना मैरिज सर्टिफिकेट कर दिया था और उसने कहा था कि अब ये तुम्हारी मर्जी कि तुम चाहे तो इसे पाड़ दो या फिर इसे अपने पास संभाल कर रखो। हर बार युनची ने मिस किंग यूई को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया। मरते मरते भी युनची ने किंग यूई से यही कहा था कि अगर इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ये सारी युनची की बातें याद करते हुए मिस किंग यूई इमोशनल होकर कहती है कि युनची अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी मिस किंग यूई देखती है कि पीछे की तरफ से लिंग युन भी आ चुका था, जो कि मिस किंग यूई से कहता है कि आप अपने दोस्त को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने आई होंगी, उसे अलविदा करने के लिए। जिस पर मिस किंग यूई जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं था, बल्कि वो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन था, जिसकी मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी फीलिंग्स सिर्फ उसी के लिए थी और ये फीलिंग्स दोबारा कभी भी किसी के लिए नहीं होगी। तो सब बोलते हुए मिस किंग यूई ने यहाँ पर अपने थोड़े से बाल पकड़कर काट दिए थे। ये एक तरह का सिंबल था, जिसका मतलब होता है कि अब मिस किंग यूई दोबारा कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगी। वो बस सिर्फ युनची के लिए ही फीलिंग्स रखती थी और युनची के अलावा कोई भी उसके दिल में जगह नहीं ले पाएगा, जो बात लिंग युन को भी समझ आ जाती है। दूसरी तरफ मिस किंग यूई वहाँ से जाते जाते युनची को याद करते हुए कहती है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी एक अच्छी वाइफ बनकर रहूंगी। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि यही तो वजह थी कि लिंग युन इतना जरा उदास था। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसने अपने बाल काट दिए थे, जिसका मतलब कि उसने अपनी फीलिंग्स को भी काट दिया और उसके दिल में युनची के अलावा किसी के लिए भी कोई जगह नहीं। पीछे की तरफ मिस जुआन युआन को काफी जरा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि क्या सिर्फ मेरा मियाँ काफी नहीं था, जो आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस ने अब मेरे बेटे को भी चोट पहुंचाई। मैं आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। यहाँ वो ये सब कह रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस पर आ जाता है, जहाँ के डिवाइन हॉल में हम लोग आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की लीडर को देखते हैं, जिसका नाम मिस गोंग यू जियान था। वो कहती है कि लिटिल फेरी
को छोड़कर बाकी तुम सब लोग यहाँ से चली जाओ। सब डिसाइपल्स के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि मिस गोंग यूजुआन गुस्सा होते हुए लिटिल फेरी से कहती है कि घुटनों पर बैठ जाओ। वैसे तो लिटिल फेरी इनकी अडॉप्टेड बेटी है, लेकिन आज के दिन लिटिल फेरी ने आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के मेन रूल को ब्रेक कर दिया, जो कि रूल ये था कि कभी भी आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की लड़कियां, बच्चे या फिर शादी नहीं कर सकती। मिस गोंग यूजियान गुस्सा होते हुए यहाँ लिटिल फेरी से कह रही थी कि मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे सेट के रूल्स को ब्रेक करने वाली सबसे पहली इंसान तुम होगी। इस पर लिटिल फेरी जवाब देती हुए कहती है कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लूंगी। इस पर मिस गोंग यूजियान गुस्सा होते हुए कहती है कि अभी अभी अपने एंसेस्टर्स के सामने कसम खाओ कि तुम इस बच्चे को त्याग दोगी और दोबारा कभी भी आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस से बाहर नहीं जाओगी। ये सुनकर तो लिटिल फेरी की आंखें पटी की पटी रह गई थी और वो जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। ये बच्चा बिल्कुल मासूम है, इसकी आखिर क्या गलती है जो इसे मार दिया जाए। मिस गोंग यूजुआन उसकी ये बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है तो तुम अभी भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस बच्चे को जन्म दे सकती हो तो सच नहीं, क्योंकि तुम आइस क्लाउड टैक्टिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करती हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद सारे के सारे ऑर्गन फ्रीजिंग कोल्ड है। ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने टिक पाएगा, उसके बाद ये खुद ही मारा जाएगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद एबॉर्शन करवाती हो या नहीं, लेकिन ये बच्चा वैसे भी मरने वाला है। लिटिल फेरी मिस गोंग यूजुआन की ये बात सुनती फौरन से खड़े होकर अपनी बॉडी से आइस क्लाउड मिस्टिक एनर्जी को बाहर की तरफ निकालने लगी। उसने आइस क्लाउड टैक्टिक को त्याग दिया था। लिटिल फेरी ये करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुकी थी। गोंग यूजुआन ये देखकर फौरन से अपनी बेटी के पास आते हुए कहती है कि आखिर लिटिल फेरी तुमने ये क्या किया? तुम जानती हो ना कि इसका अंजाम क्या होगा। आखिर उस लड़के ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है जो तुमने खुद की आइस क्लाउड टैक्टिक्स को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर लिटिल फेरी जवाब देते हुए कहती है कि उसने मुझ पर कोई जादू नहीं किया, बल्कि उसने मुझे वो मेमोरीज दी जो कि मैं कभी भी भुला नहीं सकी। मैंने अपने औरतों वाले इमोशंस सारे खत्म कर दिए थे, लेकिन उसने मेरे अंदर के प्यार को दोबारा से जगा दिया। मैंने बहुत कोशिश की उसे खुद से दूर भेजने की, लेकिन जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक मैं ये फीलिंग एंजॉय करने लगी थी। इस स्टेट में मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं बहुत ही जरा कमजोर और लाचार हूँ, लेकिन ये प्यार की कैफियत इस कमजोरी में भी मुझे अच्छी लग रही थी। मेरा मन करता था कि ये कैफियत कभी भी खत्म ना हो। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं रैंकिंग बैटल की फाइट्स देखने के लिए जाना चाहती हूँ। असल में मैंने सोचा था कि मैं युनची से आखिरी बार मिलूंगी ताकि मैं उससे आखिरी बार अलविदा करके ये सब खत्म कर सकूं। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ अपने हर एक रिश्ते को खत्म कर दूंगी, लेकिन असल में ये बात सच नहीं थी। मेरा मन हो रहा था उससे देखने का, उससे आखिरी बार मिलने का, क्योंकि उसके लिए ना चाहते हुए भी मेरे मन में इमोशंस आ चुके हैं। यहाँ पर लिटिल फेरी ये सब कह रही थी कि तभी अचानक मिस गोंग यूजुआन ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा, जिसकी वजह से लिटिल फेरी जमीन पर जा गिरती है। दूसरी तरफ मिस गोंग यूजुआन कहती है कि हमारे एंसेस्टर ठीक कहते थे कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन प्यार है। तुमने इस प्यार के लिए जो कुछ भी किया इसके लिए तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। मैं अपने आइस क्लाउड टैक्टिक्स नहीं त्यागने चाहिए थे। ये सुनकर लिटिल फेरी जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे कभी भी अफसोस नहीं होगा। मुझे इस बात का अफसोस तो नहीं होने वाला। मुझे जिस बात का अफसोस है वो ये है कि जब तक युनची मेरे पास था मैंने उसे समझकर उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और अब वो मर चुका है और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है। इसलिए मैं और कोई अफसोस नहीं चाहती। उसका बेटा जो मेरे पेट में है कि उसके खून का आखिरी टुकड़ा इस दुनिया में मौजूद है और मैं नहीं चाहती कि ये भी उसके साथ साथ इस दुनिया से चला जाए। मैं युनची की यादें इस दुनिया से खत्म होने नहीं देना चाहती। आप आइस क्लाउड टैक्टिक्स की बात कर रही हो ना, अगर इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं ये कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। मुझे हर हाल में इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। लिटिल फेरी की आंखों में ये कॉन्फिडेंस देखकर मिस गोंग यूजुआन समझ गई थी कि लिटिल फेरी का अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए वो पलट कर जाते हुए कहती है कि लिटिल फेरी, अब से तुम आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की डिसाइपल नहीं हो, इसलिए तुम आइस एक्सट्रीम स्नो लैंड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाओ। यहाँ के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो वो सब कुछ भुला दो। आपसे तुम्हारा हमसे कोई भी लेना देना नहीं। जो सुनकर लिटिल फेरी को काफी जरा बुरा लग रहा था, वो अपने मास्टर के सामने झुकते हुए कहती है कि आपने मुझे गोद लिया, आपने मुझे गोद लेकर बहुत ही प्यार से बड़ा किया, बिल्कुल एक माँ की तरह। इस जन्म में मैं आपके एहसान को नहीं चुका पाई, लेकिन अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। ये सब बोलते हुए अपने मास्टर के सामने सर झुका देती है। दूसरी तरफ मिस गोंग यूजुआन, जिसे अंदर से तो काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो अभी भी कोल्ड बनते हुए कह रही थी कि बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना कि यहाँ से चली जाओ, मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जो सुनकर लिटिल फेरी भी मजबूरन धीरे धीरे खड़ी होती हुई वहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि लिटिल फेरी के जाने के बाद उसकी ये पोजीशन मिस किंग यूई को मिल चुकी थी। अब वो एक सीनियर एल्डर बन चुकी है। आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की टोटल 7 एल्डर्स है, जिनमें से नंबर 1 पोजीशन पर अब मिस किंग यूई होगी।
होगी। साथ ही साथ मिस गोंग यू सुवान ने ये ऑर्डर भी दे दिया था कि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सबको वापस बुला लो। अगले 3 साल तक कोई भी पैलेस को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस को अगले 3 साल तक सील कर दिया गया। ना कोई डिसाइपल पैलेस को छोड़कर बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई अंदर आएगा और ना किसी डिसाइपल को पैलेस में एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ इन सब चीजों के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से सोर्ड राइडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाता है, जहाँ सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं कि वो डीमन किंग अभी भी जंजीरों में ट्रैप था और उसका एक हाथ आजाद है। उसी के सामने यहाँ युनची के आंखों में आंसू थे और साथ ही साथ वो अपने ग्रैंडफादर के साथ गुजारे हुए पिछले 1.5 साल को याद करने लगा। जिन 1.5 सालों में युनची बिना जाने हुए डीमन किंग के काफी जरा करीब आ चुका था, उसे तो ये अंदाजा तक नहीं था कि ये मेरे ही ग्रैंडफादर है। इसीलिए रोते हुए युनची फनस से यहाँ पर आकर अपने ग्रैंडफादर की लाश को उठाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पर जैस्मिन युनची के पास आकर उसे संभालते हुए कहती है कि वो मर चुके हैं, इसी वजह से तो ये फॉर्मेशन धीरे धीरे करके टूटने लगी। उन्होंने अपने ही दिल के मेंडेरियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए। जो सुनकर युनची अपने ग्रैंडफादर की लाश को अपने सीने से लगाते हुए रोते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हूँ कि मैं ये समझ ही नहीं पाया। मुझे समझ क्यों नहीं आया कि ग्रैंडफादर क्या सोच रहे हैं, आखिर मैं इतना बड़ा बेवकूफ क्यों हूँ। ये सब कहते हुए युनची ऊंचा ऊंचा रो रहा था। और यहाँ इसी इमोशनल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। युनची की आंख खुल चुकी थी, वो उसी बैरियर के अंदर मौजूद है जहाँ उसके पीछे डीमन किंग भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तभी जैस्मिन युनची से कहती है कि हिलना मत। चलो ये तो अच्छा है कि तुम होश में आ गए, लेकिन ये बात उस डीमन किंग को मालूम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपनी एनर्जी इकट्ठा करके पहले इस बैरियर से निकलना होगा, उसके बाद ही तुम्हारे सर्वाइव करने के कुछ चांसेस होंगे। जो सुनकर युनची जैस्मिन की बात मानते हुए अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगा। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग यूफेंग की वाइफ को ये बात मालूम हो चुकी थी कि लिटिल फेरी ने अपने आइस क्लाउड टैक्टिक्स को छोड़ दिया है, साथ ही साथ उसे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस से भी निकाल दिया गया है। जो जानकर तो वो बहुत जरा खुश हो गई थी, क्योंकि वो वैसे भी लिटिल फेरी से नफरत करती थी और उससे लगता था कि उसने मेरे मियाँ पर दौरे डालने की कोशिश की। ये सही मौका है उसे जान से मारने का। वो इसी बारे में प्लानिंग कर रही है, जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 दिन गुजर गए थे। युनची ने अब थोड़ी बहुत एनर्जी इकट्ठा कर ली है, इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने स्टार गोड शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर के अंदर से निकलने लगा। जहाँ युनची को मूव करते हुए देखकर वो डीमन किंग भी अचानक से सरप्राइज होकर अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। युनची उसके बैरियर से बाहर निकल चुका है। ये देखकर तो वो डीमन किंग जोर जोर से हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि तुम तो कमाल के हो, 8 दिन से तुम यहाँ पर इसी तरह लेटे हुए थे, मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने वाकई में कमाल कर दिया। दूसरी तरफ युनची जो कि जख्मी हालत में मौजूद है, वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर किसी तरह से भी मरने तो नहीं वाला। जो कहती है युनची अपने पास से पर्पल पल्स स्काई क्रिस्टल को बाहर की तरफ निकालते हुए अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिस क्रिस्टल की एनर्जी से युनची ने अपने टूटे हुए हाथ और पैर को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। ये देखकर तो डीमन किंग भी सरप्राइज होते हुए कहता है तो इसका मतलब कि तुम्हें मेडिकल आर्ट्स भी आते हैं। सदी सर वो हंसते हुए कहता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तुम इस सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर कैद हो। अगर तुमने खुद के जख्मों को ठीक भी कर लिया, फिर भी ये सीलिंग फॉर्मेशन 20 साल बाद ही ओपन होने वाला है और तुम्हारी कल्टिवेशन काफी कम है। मुझे नहीं लगता कि तुम 20 साल तक यहाँ पर बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह पाओगे। ये सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मुझे 20 साल इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, अगर मैंने तुम्हें जान से मार दिया तो ये सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। जिस पर तो वो डीमन किंग और सारा जोर जोर से हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि किस्मत मुझ पर कोई ज्यादा ही मेहरबान है। मैं पिछले 100 साल से यहाँ पर कैद होकर बोर हो रहा था, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम जैसे एक मजाकिया इंसान से मिलवा दिया, जो कि मजाक करते करते मुझे इंटरटेन करेगा ताकि मैं यहाँ पर ज्यादा बोर ना हूँ। दूसरी तरफ युनची तो पूरी तरीके से सीरियस था, इसलिए वो अपनी लोंकी उस सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जहाँ पर जैस्मिन युनची से कह रही थी कि युनची क्या तुम पागल हो चुकी हो? ये आदमी बेशक कमजोर है, लेकिन अभी भी ये अर्थ प्रोफाउंड स्टेज की कल्टीवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है, इसकी स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा है। जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी। ये कहती युनची फनस से अपने बर्निंग हार्ट सोर्स स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके इस्तेमाल करते हुए फनस से डीमन किंग पर हमला कर चुका, लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक से तो डीमन किंग को एक खरोच तक नहीं आई, उल्टा वो अभी भी खुश होकर हंस रहा था। जिस पर युनची पीछे की तरफ हटते हुए फनस से फॉलन मून एंड स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस अटैक में तो डीमन किंग ने उसकी तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों से ब्लॉक कर दिया था। साथ ही सर वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम वाकई में एक मॉन्स्टर हो, क्योंकि तुम जैसा जुबा मैंने कभी नहीं देखा। इस बैरियर ने भी तुम्हारी पावर्स को सप्रेस नहीं किया, तुम अभी तक सिर्फ स्पिरिट प्रोफाउंड स्टेज के कल्टीवेटर हो, फिर भी तुम इतने खतरनाक अटैक्स जनरेट कर सकते हो। ये देखकर मुझे अच्छा लगा और ये कहती वो सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए युनची को पीछे की तरफ धकेल देता है, जहाँ युनची के हाथ से उसकी तलवार घिस चुकी थी। जैस्मिन युनची से कह रही थी कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि उस डीमन किंग ने तुम पर जानलेवा हमला करके तुम्हें जान से नहीं मारा, वरना भी तुम्हारी लाश यहाँ पर पड़ी होती। ये सुनकर युनची भी
खड़े होते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम मुझ पर जानलेवा हमला क्यों नहीं कर रहे, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। इस पर डीमन किंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जान से मारा है, लेकिन मैंने कभी भी किसी बेगुनाह मासूम की जान नहीं ली। तुम वो पहले थे बेगुनाह मासूम इंसान जिससे मैंने चोट पहुंचाने की कोशिश की। मुझे अफसोस था कि मैंने तुम्हें जान से मार डाला, लेकिन चूंकि अब तुम जिंदा हो तो ये अच्छी बात है और मेरे पास कोई वजह नहीं तुम्हें जान से मारने के लिए। ये सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मुझे कई सारे लोग हैं जिनके लिए जिंदा रहना है, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें जान से मारना होगा। मैं तुम्हें मारने की कोशिश करता रहूंगा, चाहे तुम मुझे जान से मारो या ना मारो। ये सुनकर तो डीमन किंग एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा और वो हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो उसके लिए तो तुम्हें स्काई प्रोफाउंड स्टेज के पीक पर पहुंचना होगा, जबकि अभी तो तुम सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोफाउंड स्टेज पर हो। ये सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि ये जरूरी नहीं, अगर मैं अर्थ प्रोफाउंड स्टेज में भी पहुंच गया तब भी मेरे पास चांस होगा तुम्हें जान से मारने के लिए। ये सब युनची बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कह रहा था, पर तभी अचानक उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें सुनाई देने लगी, जिस पर तो डीमन किंग हंसते उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि लो तुम्हें तो भूख लग गई, इससे पहले कि तुम अपना कल्टिवेशन लेवल ब्रेक थ्रू करो उससे पहले भूख से मत मर जाना। वैसे भी तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं और पीने को पानी नहीं। जिस पर युनची कहता है कि बेवकूफ बुड्ढे, आखिर तुझे किसने कहा कि मेरे पास खाने को खाना नहीं और पीने को पानी नहीं। ये कहती युनची फुन से अपने सोल सी के अंदर चेक करने की कोशिश करने लगा, जहाँ हर एक चीज जानने के बावजूद भी युनची को खाने या फिर पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। युनची तो ये जानकर हैरान था कि आखिर उसके इतने सारे ट्रेजर्स और खाना पीना गया कहाँ। तभी जैस्मिन उसे जवाब देते हुए कहती है कि लगता है तुम भूल गए कि तुम यहाँ आने से पहले उस बच्चे सोलिंगर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए थे, जहाँ एक स्टोरेज रिंग में वो सब कुछ तुमने उससे दे दिया। ये सब सुनकर युनची यहाँ पर इमोशनल होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये अच्छा नहीं है, आखिर मैं भूख से कैसे मर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बेइज्जती की बात होगी। जो सब बोलते हुए युनची की नजर वहाँ किसी चीज पर पड़ जाती है और वो फौरन से अपने लॉन्ग सोर्ड को निकालते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैस्मिन उससे सवाल करते हुए पूछती है कि युनची आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। युनची जवाब देते हुए कहता है कि खाली पेट मरने से बेहतर है कि मैं बड़े पेट के साथ मरूं। और ये कहती है हमें सामने की तरफ उसी ड्रैगन की बॉडी देखने को मिलती है जो कि फायर बीट को हासिल करते वक्त युनची को मिला था। वो एक किंग प्रोफाउंड स्टेज का बीस्ट था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि युनची अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके गोश्त का एक टुकड़ा काटकर बाहर की तरफ आ गया। जिस गोश्त के टुकड़े को युनची के हाथ में देखकर यहाँ ड्रैगन किंग भी युनची से कहने लगा कि ये ड्रैगन फ्लैश है जिसके अंदर ड्रैगन ब्लड भी होगा। और तुम जानते हो ना कि किंग प्रोफाउंड स्टेज के मिस्टिक बीस्ट की एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत ही कम है, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जान से नहीं मार सकते, लेकिन इस तरह से खुदकुशी करना भी ठीक नहीं। ये कहते हुए युनची का मजाक उड़ाकर उस पर हंस रहा था, जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि बस तुम देखते जाओ। जो कहती युनची ने फौरन से उस ड्रैगन फ्लैश के अंदर मौजूद ड्रैगन ब्लड को पीना शुरू कर दिया ताकि युनची अपने पेट को बढ़ सके। यहाँ ये सब करते हुए ड्रैगन किंग भी उसे देख रहा था और वो युनची से सवाल करते हुए पूछता है कि लड़के आखिर इसका टेस्ट कैसा है, जिसे पीकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मजेदार। और तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची की बॉडी के अंदर एनर्जी का एक बवंडर क्रिएट होने लगा, ऐसा तूफान जिससे वो खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी पूरी बॉडी आग से जलने लगी, जिस वजह से युनची को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो जमीन पर लोटपोट हो रहा था। इसी तरह तकलीफ में चिल्लाता हुआ युनची को देखकर डीमन किंग भी हंसते हुए कहता है कि लड़के तुम्हारे इरादे बहुत ज्यादा पुख्ता थे, लेकिन अफसोस तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनकर दूसरी तरफ युनची उसी तकलीफ में जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हें मारने से पहले तो मैं यहाँ पर नहीं मारूंगा। जिस बात ने तो डीमन किंग को भी सरप्राइज कर दिया था और वो कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम जिंदा सरवाइव कैसे करते हो। युनची इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में था, जैस्मिन भी ये देख रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची ने अपनी ग्रेट डाउ बुद्धा टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि हीलिंग एबिलिटी रखता है। जो देखकर तो डीमन किंग और जैस्मिन दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। यहाँ पर जैस्मिन कहती है कि युनची खुद को जिंदा रखने के लिए ग्रेट डाउ बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने इवल गॉड ब्लड का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन ब्लड को रिफाइन कर रहा है। ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करने की वजह से युनची की कल्टिवेशन अपग्रेड हो रही थी। खून को पीने की वजह से युनची का पेट भर रहा था, उसकी पानी की कमी भी पूरी हो रही है, जबकि ग्रेट डाउ बुद्धा टेक्निक युनची की बॉडी को हील कर रहा है। यहाँ पर इन सब चीजों की कॉम्बिनेशन की वजह से हम देखते हैं कि युनची वो सारी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए वापस से नॉर्मल हो जाता है। जो देखकर तो डीमन किंग भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ऐसे कैसे। इस लड़के ने सिर्फ वो सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ अपनी कल्टिवेशन भी थोड़ी बहुत इंक्रीज कर ली। युनची अब यहाँ पर नॉर्मल हो चुका था, जहाँ नॉर्मल होने के बाद एक बार फिर से वो ड्रैगन फ्लैश खाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से वही सारी तकलीफ वो बर्दाश्त
बर्दाश्त करने लगा। डीमन किंग भी युनची की ये हरकतें देखकर उस पर हंस रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि ये लड़का बहुत ही जिद्दी है। इसकी जिद देखकर लगता है कि ये वाकई में मुझे जान से मारने की काबिलियत रखता है। अब डीमन किंग को भी इस बात का थोड़ा बहुत एहसास होने लगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ रिपेंटिंग क्लिफ पर आ जाता है, जहाँ पर हम युनची के आंट और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं। उन्हें भी शायद युनची के मरने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए ये दोनों बहुत ज्यादा उदास थे। मिस किंगी भी यहाँ पर कल्टिवेशन करने की कोशिश कर रही है और बार बार उसका ध्यान टूट रहा था, जबकि मिस ज़ूरोन भी युनची को मिस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि युनची अभी भी उसके पीछे खड़ा उसे आवाज दे रहा है, लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखी थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। इसी तरह सीन शिफ्ट होकर लिटिल फेरी पर भी आ गया था, जो कि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस को छोड़कर सुनसान रास्तों में भटक रही थी। तभी अचानक कुछ असैसिन्स ने यहाँ लिटिल फेरी पर अचानक से हमला बोल दिया, जिनसे लिटिल फेरी सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। जिस पर वो असैसिन्स जवाब देते हुए कहते हैं कि मिस चू, हमें माफ करना, लेकिन आपने किसी ऐसे को परेशान कर दिया जिसे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, और इसी वजह से आप यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगी। जो कहती वो दोनों असैसिन्स लिटिल फेरी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लिटिल फेरी पहले ही काफी ज्यादा कमजोर थी और उनसे बचते बचते वो यहाँ एक पहाड़ी की क्लिफ पर आ जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी, उसे अपने बच्चे को भी हर हाल में बचाना था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ युनची पर आ गया, जहाँ सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन में कैद हुए युनची को पूरे 6 महीने गुजर गए और 6 महीने से लगातार युनची अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पर आखिरकार हम देखते हैं कि युनची का लेवल ब्रेक हो गया। युनची अर्थ प्रोफाउंड स्टेज में एंटर कर जाता है, जो देखकर तो डीमन किंग भी हैरान होते हुए कहता है कि तुम इतनी आसानी के साथ अर्थ प्रोफाउंड स्टेज में ब्रेक थ्रू करके पहुंच गए, ये तो कमाल बात है। युनची उसकी ये बात सुनकर अपनी तलवार उठा लेता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। दूसरी तरफ डीमन किंग युनची से कह रहा था कि बेशक तुम अर्थ प्रोफाउंड स्टेज में तो पहुंच चुके हो, लेकिन अभी भी ये मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ पर कुछ अटैक्स को ब्लॉक करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि युनची की तलवार डीमन किंग के कंधे पर लैंड कर जाती है, जहाँ युनची तो बेशक पीछे की तरफ हट चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग के कंधे पर एक छोटा सा निशान लग चुका है, जिससे तो डीमन किंग को भी हैरान कर दिया ये लड़का मुझे आखिर चोट कैसे पहुंचा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनची अपने फिनिक्स ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग पर दोबारा से हमला कर चुका, और अब डीमन किंग भी पहले की तरह बैठा हुआ नहीं था, बल्कि वो भी सीरियस होते हुए खड़ा हो जाता है, जहाँ वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ युनची की तलवार को भी ब्लॉक करके उसे पीछे की तरफ हटा देता है। साथ ही साथ डीमन किंग अपने हाथ की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहता है तो तुम्हारे पास फिनिक्स फ्लेम भी है। युनची की ये फिनिक्स फ्लेम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, क्योंकि युनची अर्थ प्रोफाउंड स्टेज में एंटर कर चुका है, जो देखकर जैस्मिन भी खुश थी। दूसरी तरफ युनची हवा में जंप करते हुए फन से फिनिक्स डांस टेक्निक क्रिएट कर चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो डीमन किंग पर हमला कर देता है। डीमन किंग उस अटैक को डॉज करने के लिए हवा में जंप कर चुका, लेकिन वहाँ पर युनची पहले से मौजूद था, जो कि अपने लॉन्ग की सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए फन से उसकी छाती पर हिट कर देता है। इस अटैक के इफेक्ट के कारण युनची पीछे की तरफ धकेला गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग के चेस्ट पर एक गांव का निशान बन चुका है, जो देखकर डीमन किंग हैरान होते हुए कह रहा था कि मैंने नहीं सोचा था कि ये हेवन डिफाइंग लड़का सिर्फ आधे साल में ही इतना सारा ताकतवर हो जाएगा कि ये मुझे चोट पहुंचाने की काबिलियत हासिल कर ले। अब तो मुझे भी सीरियस होना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची डीमन किंग से कहने लगा कि क्या तुम दोबारा मेरे सोर्ड अटैक को झेलने के लिए तैयार हो। ये कहती वो अपने कई सारे क्लोन्स बनाकर फौरन से डीमन किंग पर हमला कर देता है, जिन सबको अब डीमन किंग भी सीरियस होकर ब्लॉक कर रहा था, और वो युनची को अपनी गर्दन से पीछे की तरफ धकेल देता है, जहाँ पीछे की तरफ आते हुए युनची ने अपने एक बहुत ही पावरफुल हेवन एंड अर्थ इनहाइलेशन सोर्ड स्लैश को रेडी करना शुरू कर दिया, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। डीमन किंग भी जानता रहा कि उसे सीरियस होना ही होगा, वरना वो मारा जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो भी फौरन से अपने एक पाम अटैक को रेडी कर लेता है, जो पाम अटैक भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो सीधे जाकर युनची के हेवन एंड अर्थ इनहाइलेशन सोर्ड स्लैश से टकरा जाता है, और चूंकि ये पाम अटैक इतना सारा पावरफुल था, तो इसी अटैक के कारण हम देखते हैं कि युनची फौरन से उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरा। उस अटैक के कारण युनची थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हो चुका है। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह की अजीब साइन मिस्टिक एनर्जी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पाम अटैक बाकी के नॉर्मल मिस्टिक एनर्जी के पाम अटैक से अलग था। क्या जैस्मिन तुम इस टेक्निक के बारे में कुछ जानती हो? जिस पर जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। तभी अचानक दूसरी तरफ से डीमन किंग यहाँ पर युनची को आवाज देते हुए कहता है कि लड़के, क्या तुम दोबारा मुझ पर हमला करने नहीं आओगे? क्या इतने में ही तुम्हारी बस हो गई? जो सुनकर युनची भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि सिर्फ आधे साल में ही मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं तुम्हारे 3 अटैक्स को बर्दाश्त कर पाऊँ। तुम्हारे इतने पावरफुल अटैक से भी टकरा कर मैं बस सिर्फ थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ। अगर मैंने 2 साल और यहाँ पर कल्टिवेशन कर लिए तो मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं तुम्हें जान से मार सकूं। जिस पर डीमन किंग हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही जिद्दी लड़के हो, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें खींचकर यहाँ पर ले आया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि 2 साल में आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर होते हो। इस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तभी अचानक युनची के पेट से दोबारा आवाजें आने लगी। युनची कहता है कि लो, मुझे फिर से भूख लग गई, और वो फौरन
ड्रैगन फ्लैश बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस बार युनची कहता है कि आखिर मैं इसे कच्चा क्यों खा रहा हूँ, क्या मैं पागल हो चुका हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है। ये कहती युनची वहाँ पर आग लगाकर मजे से बैठकर ड्रैगन के गोश्त को रोस्ट करके पकाने लगा, जिसके खुशबू से तो ड्रैगन किंग के मुंह में भी पानी आ जाता है। यहाँ पर युनची तो मजे से उस गोश्त को खा रहा था। ड्रैगन किंग को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा है और वो कहता है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, इसलिए वो मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ साइड करके बैठ जाता है। जैसे ही उसने आंखें बंद करके खोली, युनची उसके सामने खड़ा था, जहाँ वो उससे भी रोस्टेड ड्रैगन फ्लैश ऑफर करते हुए कह रहा था कि मैंने ड्रैगन फ्लैश के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी और इसे टेस्ट करने के बाद मैं जान चुका हूँ कि ये वाकई में डिलीशियस है, ये लो तुम भी थोड़ा सा खा लो। जिस पर डीमन किंग कहता है कि क्या तुम मुझ पर रहम खा रहे हो, जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि बकरे को हलाल करने से पहले उसे थोड़ा बहुत कुछ तो खिलाना चाहिए ना। जो सुनकर डीमन किंग भी फौरन से वो रोस्टेड मीट लेकर खा जाता है और 100 साल में ये पहली बार कुछ था जो कि डीमन किंग ने खाया है, वो भी इतना जरा मजेदार, इसलिए वो खुश होकर कह रहा था कि डिलीशियस, मजा आ गया, इसका टेस्ट तो कमाल का था। वो युनची से खुश हो गया, इसलिए डीमन किंग यहाँ पर युनची से कहता है कि मैं युन चेंगाई कभी भी किसी का एहसान नहीं रखता, मैंने हमेशा हर किसी का एहसान वापस लौटाया है, तुम्हारा ये एहसान भी मैं भूलूंगा नहीं। जो सुनकर युनची तो दूसरी तरफ सरप्राइज होकर सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा सरनेम भी युन है। जो सुनकर डीमन किंग सवाल करते हुए कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारा सरनेम भी युन है, जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरा नाम युनची है। ये सुनकर डीमन किंग जवाब देते हुए कहता है कि युनची ये अच्छा नाम है। अब यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करने लगे थे। युनची डीमन किंग से कहता है कि मैं इस ड्रैगन ब्लड को आपके साथ वाइन की तरह समझकर टोस्ट करना चाहता हूँ, इसी उम्मीद में कि किसी दिन मैं आपको जान से मार डालूंगा, और मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में जब हमारी दोबारा मुलाकात हो तो आप प्लीज इस बात का बुरा ना मनाए और मुझसे दुश्मनी ना रखे। जिस पर डीमन किंग भी एग्री हो गया था। ये दोनों ही ड्रैगन ब्लड को चेयर करते हुए पीने लगते हैं। दोनों ही खुश होकर हंस रहे थे। तभी डीमन किंग कहता है कि ये ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन फ्लैश मैं तुमसे फ्री में नहीं लूंगा, बल्कि बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वैसे भी तुम चाहती हो ना कि तुम मुझे जान से मार डालो, तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा ताकि तुम मुझे और जरा जल्दी जान से मार सको। ये कहते साथ ही वो दोबारा उसी साइन कलर के पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस बैरियर पर हमला करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ डीमन किंग ने आखिरकार उस बैरियर को तोड़ दिया था। डीमन किंग का ये साइन कलर का पाम अटैक बहुत ही जरा खतरनाक था। इवन की युनची भी इस बारे में सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, मैंने इस तरह की टेक्निक पहले कभी नहीं देखी। जिस पर डीमन किंग जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी मिस्टिक विगरस एनर्जी है, ये एक स्पेशल इनेट एबिलिटी है जो कि सिर्फ मेरे ब्लड लाइन के अंदर मौजूद है। इसे कंट्रोल करने के लिए मैं अपनी सोल का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट पावर है। मैं इस मिस्टिक विगरस एनर्जी को मन चाहे टेक्निक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये कहते हुए डीमन किंग अपनी मिस्टिक विगरस एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा। साथ ही साथ वो युनची को ट्रेन करने के लिए अपनी मिस्टिक विगरस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए युनची पर हमला भी करने लगता है, जिससे युनची ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ डीमन किंग उसे बताता है कि ये मिस्टिक विगरस एनर्जी ओरिजिनली एक एंशिएंट ट्रू गॉड को बिलोंग करती थी, जिस एंशिएंट ट्रू गॉड के ब्लड से ये हमारी यून फैमिली के ब्लड लाइन में आ गई। एक बार जब हमारी यून फैमिली के कल्टिवेटर स्काई प्रोफाउंड स्टेज यानी कि हेवनली प्रोफाउंड स्टेज में पहुंच जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी ये मिस्टिक विगरस एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। इल्यूशनरी डीमन रेल्म के अंदर वैसे तो 12 गार्डियन फैमिलीज है और उन 12 गार्डियन फैमिलीज में सबसे ज्यादा पावरफुल यून फैमिली थी। यून फैमिली की सुप्रीम होने की वजह यही मिस्टिक विगरस एनर्जी है। यहाँ डीमन किंग युनची को ये सब बता रहा था। दूसरी तरफ युनची लगातार उस मिस्टिक विगरस एनर्जी के साथ फाइट करते हुए खुद को ट्रेन कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ प्रिंसेस ज़ूरोन पर आ गया, जहाँ ब्लू विंड एम्पायर यानी कि उसके फादर की हालत काफी जरा खराब थी और वो प्रिंसेस यूवी कह रहा था कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। प्रिंसेस ज़ूरोन भी ये सुनकर इमोशनल होते हुए अपने फादर से सवाल करते हुए पूछती है कि आपको बचाने का जरूर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। तभी अचानक यहाँ पर थर्ड प्रिंस आ जाता है, जो कि मिस ज़ूरोन से कहने लगा कि यंग मास्टर फेंग जुई चेन ही सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो वो हमें सोल बर्निंग फ्लावर दे देंगे, जिससे हमारे फादर की जान बच सकती है। एम्परर तो ये सुनकर अपने बेटे पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि कमीने बेकार बच्चे, यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। लेकिन वो बंदा तो टेरा डीट इंसान, जो कि मिस ज़ूरोन से कह रहा था कि देख लो टाइम निकलता जा रहा है, तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं। मिस ज़ूरोन भी प्रेशर में आ रही थी और वो भी इसी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो करे तो करे क्या। अब इसी तरह करते करते एक और साल गुजर जाता है, जहाँ युनची पिछले एक साल से लगातार डीमन किंग के साथ कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और वो यहाँ पर जंप करते हुए फौरन से हेवनली वुल्फ स्लैश टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिससे युनची ने डीमन किंग की मिस्टिक विगरस एनर्जी पर हमला कर दिया। इवन की डीमन किंग भी इस अटैक के कारण थोड़ा से पीछे की तरफ धकेला जाता है। डीमन किंग ये देखकर काफी जरा हैरान हो गया था और वो कहता
है कि तुम लिटिल मॉन्स्टर हो। कोई नहीं जानता कि आखिर तुम कितना ज्यादा आगे जाओगे, लेकिन तुम में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। युनची दूसरी तरफ उसकी बातें सुनते हुए तक हार कर जमीन पर लेट जाता है, जो देखकर डीमन किंग जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर युनची उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, जिस पर डीमन किंग जवाब देते हुए कहता है कि पिछले 100 साल से मैं ट्रैप होकर यहाँ पर टॉर्चर हो रहा था और फिर हेवन ने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। तुम मुझे जान से मारना चाहते हो और मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे जान से मार सको जैसे जैसे तुम ताकतवर हो रहे हो। ये देखकर मुझे खुशी भी हो रही है। लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं पागल हो चुका हूँ जो कि ये सब कर रहा हूँ। जो सब कहते हुए डीमन किंग एक बार फिर से हंसने लगा। युनची ये सुनकर डीमन किंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई अधूरी ख्वाहिश है? अगर मैंने तुम्हें मार दिया और मैं यहाँ से निकल गया तो उसके बाद मैं तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। जिस पर डीमन किंग सवाल करके पूछता है कि पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली भी है, वो फैमिली जिन्हें तुम मिस करते हो। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा तो मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं, बचपन से मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, बस वो मेरे पास सिर्फ ये छोड़कर चले गए थे। जो कहते हुए युनची रीइंकार्नेशन मिरर का लॉकेट बाहर निकाल लेता है। इसे देखकर तो डीमन किंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो पागल होते हुए कहता है कि आखिर ये तुम्हें कहां से मिला, ये तुम्हारे पास कैसे है, जल्दी मुझे जवाब दो। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ये मेरे पास छोड़कर चले गए थे, मैं उनसे कभी मिला नहीं। ये सुनकर डीमन किंग उससे सवाल करते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास छोड़कर गए थे? जिस पर युनची हमें जवाब देता है और वो कहता है कि अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक प्रूफ है। डीमन किंग तो सरप्राइज होते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था, इसलिए युनची उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप इसे पहचानते हो? अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ, मुझे जानना है। ये सुनकर डीमन किंग यहाँ पर युनची से कहता है कि मेरे पास आओ, अपना दायां हाथ मुझे दो। जो सुनकर जब युनची ने ऐसा किया तो डीमन किंग देखता है कि युनची के हाथ पर एक तरह का मार्क चमक रहा है, जिसे देखकर तो युनची भी सरप्राइज हो गया था और वो डीमन किंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये क्या है। इस पर डीमन किंग हंसकर जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी यून फैमिली का मार्क है, जो कि उन कल्टिवेटर्स के पास होता है जिन्होंने अभी तक अपनी मिस्टिक विगरस एनर्जी को अवेकन नहीं किया होता। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि तुम मेरी यून फैमिली के डिसेंडेंट हो, तुम मेरे ग्रैंडसन हो। युनची तो ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? जिस पर डीमन किंग उससे जवाब देते हुए कहता है कि देखो, मेरे हाथ पर भी बिल्कुल ऐसे ही एक मार्क है जो कि मेरी यून फैमिली का ब्लड लाइन मार्क है। तुम्हारा ये व्हाइट मार्क इसी बात का प्रूफ है कि तुम यून फैमिली से बिलोंग करते हो। और इसके अलावा तुम्हारे पास ये जो ट्रेजर है, ये एक सुप्रीम ट्रेजर है जो कि डीमन एम्परर क्लैन का था और हमारी यून फैमिली इसे उनके लिए प्रोटेक्ट कर रही है। इसे रीइंकार्नेशन मिरर कहते हैं। जो सुनकर तो युनची यहाँ पर फुनस से खड़े होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आखिर इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये सुनकर डीमन किंग कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना ब्लड फ्यूज कर सकते हैं, जो कि एक लिंकेज टेस्ट था। और हम देखते हैं कि युनची और डीमन किंग दोनों ही अपने अपने ब्लड का एक एक कतरा बाहर की तरफ निकाल चुके, जो कि सामने जाते हुए एक दूसरे के साथ फ्यूज करने लगा। और इससे साबित हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के ब्लड रिलेटिव है। डीमन किंग तो ये देखकर इमोशनल होते हुए कहने लगा कि तुम वाकई में मेरे पोते हो। युनची भी उस ब्लड ड्रॉप को देखकर इमोशनल होते हुए कह रहा था, तो इसका मतलब कि आप वाकई में मेरे दादा अब्बू है। इतने अरसे में पहली बार अपने किसी ब्लड रिलेटिव को देखकर युनची भी इमोशनल हो गया था और वो सिरा जाते हुए यहाँ डीमन किंग को गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए आंसू बहा रहे थे। डीमन किंग तो इमोशनल होकर कह रहा था कि हेवन मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है, जो कि मेरे ग्रैंडसन को भी मेरे पास ले आया। इसके बाद इसी तरह हम देखते हैं कि युनची ने यहाँ डीमन किंग को सारी कहानी बताना शुरू कर दी थी कि कैसे उसका एडॉप्टेड ग्रैंडफादर, जिनका नाम जियाओ यिंग है, उन्होंने अपने बच्चे को सैक्रिफाइस किया और युनची को अडॉप्ट करके बचा लिया था। जिस पर डीमन किंग जवाब देते हुए कहता है कि हमारी यून फैमिली कभी भी जियाओ फैमिली के इस एहसान को नहीं भूलेगी। साथ ही साथ डीमन किंग गुस्सा होते हुए कहता है कि और साथ ही साथ डियानवी सो डोमेन से हम अपना बदला भी जरूर लेंगे, उनकी धोखेबाजी हम भूलेंगे नहीं। जो सुनकर युनची अपने ग्रैंडफादर से सवाल करते हुए पूछता है कि डियानवी सो डोमेन से हमारी इल्यूशनरी डीमन रेल्म की क्या दुश्मनी है, उन्होंने हमें धोखा कैसे दिया, यानी कि वो सारी कहानी जानना चाहता था। जिस पर डीमन किंग युनची को बताने लगा कि ये सारी की सारी कहानी इस सुप्रीम ट्रेजर यानी कि रीइंकार्नेशन मिरर की वजह से शुरू हुई। युनची, तुम्हारा फादर मेरा बेटा है जिसका नाम है युन किंग होंग और तुम्हारी माँ का नाम मू यूरोन था, जो कि मू फैमिली से बिलोंग करती थी। जिस दिन तुम्हारी बाबा आपकी शादी होने वाली थी उससे कुछ अर्सा पहले ही डीमन एम्परर अचानक से गायब हो चुका था और डीमन एम्परर के गायब होने के बाद यंग डीमन क्वीन ने अपने चैम्बर में मुझे बुलवाया, जहाँ उसने ये रीइंकार्नेशन मिरर ट्रेजर मुझे दे दिया था और उसने कहा कि युन चेंगहाई, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, ये हमारी डीमन रेल्म का सबसे कीमती सुप्रीम ट्रेजर है जिसकी तुम्हें हिफाजत करनी होगी। इस वक्त हमारी डीमन एम्परर क्लैन के अंदर जरूर कोई न कोई घुसपैठिया है जिसकी वजह से मेरे फादर और मेरे ब्रदर अचानक से गायब हो चुके। उन घुसपैठियों के यहाँ पर रहते हुए ये रीइंकार्नेशन मिरर यहाँ पर सेफ नहीं, इसलिए आप इस सुप्रीम ट्रेजर को लेकर इल्यूशनरी डीमन फॉरेस्ट चले जाए, जहाँ पर डीमन एम्परर यानी कि मेरा फादर और मेरा भाई इन्वेस्टिगेशन
करने के लिए गए थे और उसके बाद वहीं से गायब हो गए। आपको उन्हें ढूंढकर ये रीइंकार्नेशन मिरर उनके हवाले करना है। जिस मिशन को डीमन किंग ने एक्सेप्ट कर लिया था और वो इसी मिशन के लिए रवाना हो गया, लेकिन जैसे ही वो इल्यूजरी डीमन फॉरेस्ट पहुंचा, अचानक वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई जो कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल था और वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल डीमन किंग को टेलीपोर्ट करके टियानवी सोर डोमेन ले आया। डीमन किंग कहता है कि वो ट्रैप मेरे लिए बिछाया गया था, जिसकी वजह से मैं टेलीपोर्ट होकर टियानवी सोर डोमेन आ गया और उन्होंने मुझे हर तरफ से घेर लिया था। वहाँ पर पहले सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन लगा हुआ था और मुझे लगता है कि डीमन एम्परर को भी इसी तरह उन लोगों ने ट्रैप किया होगा। ये तो अच्छी बात थी कि मैं रीइंकार्नेशन मिरर अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि इल्यूजरी डीमन फॉरेस्ट आने से पहले मैंने रीइंकार्नेशन मिरर तुम्हारे पेरेंट्स के हवाले कर दिया था। डीमन किंग वैसे तो काफी ज्यादा ताकतवर था, उसने अपनी पूरी कोशिश भी की, लेकिन वो इस वक्त टियानवी सोर डोमेन के ट्रैप के अंदर फंस चुका था। यही वजह था कि वो 100 साल पहले सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होकर अब तक यहीं पर कैद है। ये सारी कहानी सुनाने के बाद डीमन किंग कहता है कि युनची मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता कि तुम इतनी मुश्किलों से गुजरोगे। युनची अपने पेरेंट्स के बारे में याद करता है और वो परेशान होते हुए कह रहा था कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आखिर मेरे पेरेंट्स इस वक्त कहाँ पर होंगे और वो किस हाल में होंगे। जिस पर डीमन किंग उदास होते हुए कहता है कि लिंकुन ने उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया था, पता नहीं वो जिंदा भी होंगे या नहीं, पर अच्छी बात यह है कि तुम जिंदा सही सलामत मेरे सामने मौजूद हो, मुझे इसी बात की खुशी है। ये सुनकर युनची गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहता है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं इस सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़कर आजाद नहीं हो सकता, मैं इसे तोड़कर रहूंगा। ये कहते युनची ने अपनी तलवार भी बाहर निकाल ली थी, जो निकालने के बाद युनची अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन पर हमले करने लगा, जो सब डीमन एम्परर भी देखते हुए अपना सर हिला रहा था क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तक वो इस सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाया। तो युनची भला ये कैसे ही कर सकता है। युनची इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी कई सारे अटैक्स के बाद आखिरकार वो नीचे की तरफ आ गिरा, जहाँ युनची अभी भी हार नहीं मान रहा था और वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि बस आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस फॉर्मेशन को तोड़कर ही रहूंगा। युनची की ये बात सुनकर उसका ग्रैंडफादर एक गहरी सोच में पड़ गया था, जहाँ कुछ देर की सोच के बाद आखिरकार वो युनची से कहता है कि हाँ यकीनन तुम ये कर सकते हो, लेकिन पहले मेरे पास आ जाओ और अपना दाया हाथ दोबारा मुझे दो, मुझे कुछ करना है। युनची बिल्कुल ऐसे ही करता है, जहाँ पर डीमन किंग युनची से कह रहा था कि तुम्हारी पावर काफी जरा कमजोर है, आई विश कि मैं अपनी सारी मिस्टिक पावर तुम्हें ट्रांसफर कर सकता, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं बस सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी मिस्टिक विग्रेस एनर्जी को थोड़ा जल्दी से अवेकन कर दूं, यानी कि युनची बिना हेवन मिस्टिक प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंचे ही अपनी विग्रेस एनर्जी को एक्टिवेट कर पाएगा, जिसमें डीमन किंग युनची की मदद कर रहा था। युनची को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ डीमन किंग युनची को बता रहा था कि मिस्टिक विग्रेस एनर्जी के अलग अलग रैंक होते हैं, ये कमजोर से ताकतवर हो सकती है। इसके अलग अलग रैंक अलग अलग कलर से डिनोट होते हैं। सबसे पहले आता है रेड कलर का, फिर आता है ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर साइन और उसके बाद ब्लू, पर्पल, गोल्ड। रेड कलर में इस मिस्टिक विग्रेस एनर्जी की सिर्फ 10% पावर ही अनलीश हो सकती है, ऑरेंज में 20%, येलो में 30%, ग्रीन में 40%, जो साइन कलर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उसमें 50%, जबकि आखिर में जो आता है गोल्ड, उसमें 100% इसकी ट्रू पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अवेकन होने के बाद जो तुम्हारी मिस्टिक विग्रेस एनर्जी का शुरू में कलर होगा हमेशा वही रहेगा, कभी इसे आगे बदला नहीं जा सकता। साथ ही साथ डीमन किंग ये भी बताता है कि युन क्लैन के जो 10 क्लैन मेंबर्स होते हैं उनमें से 90% की मिस्टिक एनर्जी रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर की होती है, यानी कि वो 10%, 20% या फिर ज्यादा से ज्यादा 30% की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की मिस्टिक विग्रेस एनर्जी ग्रीन कलर की अवेकन होने के बाद होती है उन्हें हम लोग जीनियस कहते हैं। और साइन कलर की मिस्टिक विग्रेस एनर्जी जैसे कि तुम्हारे फादर और मेरे पास है, ये तो 10,000 या फिर लाख लोगों में सिर्फ एक ही हो सकती है, यानी कि ये और भी जरा रेयर है। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची की आखिरकार मिस्टिक विग्रेस एनर्जी अवेकन हो गई और हमें देखने को मिलता है कि उसकी मिस्टिक विग्रेस एनर्जी तो रेड कलर की है, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर स्टेट है। ये देखकर तो डीमन किंग भी सरप्राइज हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। युनची भी पहले तो थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन फिर वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आप जरा परेशान ना हो, अगर किस्मत मेरा साथ नहीं देगी तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहूंगा, मैं खुद को ताकतवर करता रहूंगा, मैं आपको शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। जिस पर डीमन किंग भी थोड़ा सोचने के बाद जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक तुम मेरे पोते हो, तुम्हारे खून में ही है ताकतवर होना, बेशक किस्मत तुम्हारा साथ ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी तुम्हारे पास फिनिक्स का ब्लड लाइन आ चुका है। क्या हुआ
अगर तुम्हारी मिस्टिक विग्रेस एनर्जी दूसरों जितनी ताकतवर नहीं है तब भी तुम दूसरों से कमजोर नहीं होगे। जिस पर युनची मुस्कुरा देता है। इसके बाद डीमन किंग अपने पास से व्हाइट एनर्जी में लिपटी हुई एक चीज निकालकर युनची के हवाले कर देता है और वो युनची से कहता है कि इसके अंदर अभी मत देखना कि अंदर क्या है, इसे बस अपने पास रख लो। जो सुनकर युनची भी उनकी बात मानते हुए उस व्हाइट एनर्जी को अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ डीमन किंग युनची से कहता है कि मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और वो उसके कान में कुछ कहने लगा जो कि फिलहाल हम लोगों को सुनाई नहीं देता, जो कि इल्यूजरी डीमन रेल्म का एक बहुत बड़ा राज है। डीमन किंग यहाँ पर युनची को बताता है कि इल्यूजरी डीमन रेल्म का ये राज सिर्फ युन फैमिली के लीडर के पास ही होता है, जो हर एक लीडर आने वाले दूसरे लीडर को सिर्फ ओरली ही बताता है। इसका कोई भी रिकॉर्ड लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इस राज को तुम्हें अच्छे से संभाल कर रखना होगा। तुम इसे भूल नहीं सकते, अपने दिमाग में इसे नक्श कर लो। सिर्फ यंग डीमन क्वीन यानी कि हुआन काई के अलावा तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। जो सब सुनकर युनची कहता है कि ठीक है ग्रैंडफादर, मैं समझ गया। दूसरी तरफ डीमन किंग युनची से कहने लगा कि ठीक है, अब मैं थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। अब तुम बैरियर से बाहर जाओ और अपनी नई मिस्टिक विग्रेस एनर्जी को फील करो। जो सुनकर युनची उनकी बात मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करते हुए बैरियर से बाहर की तरफ रवाना हो गया। ये सीन काफी इमोशनल था। युनची को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उसका ग्रैंडफादर क्या सोच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डीमन किंग तो अपने पोते के लिए खुद की जान को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानता है कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए वो अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखते हुए फिर से अपनी मिस्टिक एनर्जी को अपने दिल के आर पार करवा चुका, जिसकी वजह से उनकी दिल की धड़कनें स्लो हो रही थी। वो यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कह रहे थे कि युनची, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, मुझे माफ कर देना। युनची को भी अचानक से महसूस हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वो जैसे ही पीछे की तरफ पलट कर देखता है तभी अचानक वो देखता है कि उस सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो गए। वो चेन्स जिन्होंने अब तक डीमन किंग को जकड़े हुआ था अचानक से वो शटर होने लगी, इवन की बैरियर भी टूटने लगा। ये देखकर युनची चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, जो कहती युनची इमोशनल होकर तेजी से उनकी तरफ भागने लगता है।